नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन एक बार फिर से हम अपने लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन की शुरुआत कर रहे हैं और इस हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं और आज हम घरेलू हिंसा पर बात करेंगे। आज अतुल सुभाष का नाम चारों ओर चर्चा में है। बेंगलुरु में कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत ने परिवार के ताने बाने पर एक बार गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि अतुल अपनी पत्नी से उत्पीड़न के शिकार थे और इसी कारण तनाव में खुदकुशी की। अतुल सुभाष की आत्महत्या के साथ ही ये एक सवाल खड़ा हो गया कि क्या हमारे देश में पुरुषों के लिए इस तरह के मामलों में कोई कानून नहीं है। ये कड़वा सच है कि पुरुष भी घरेलू हिंसा का शिकार हो सकते हैं। सवाल ये भी है कि पत्नी की हिंसा का शिकार पति क्या करें। क्या घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न मामले पर जल्द फैसला होना चाहिए। क्या घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न मामले पर जल्द सुनवाई कर फैसला दिया जाना चाहिए। क्या घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न कानून में बदलाव होना चाहिए। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी इस विषय पर जुड़े हैं और इनसे तफसील से चर्चा करेंगे। परमानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो परमानंद जी, घरेलू हिंसा से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी आपको देंगे। खासतौर पे पुरुषों का घरेलू हिंसा का शिकार बनना एक गंभीर विषय है, साथ ही गलत आरोपों में फंसाए जाना भी चिंता का कारण है। और आज हम घरेलू हिंसा से जुड़े हुए इन मसलों पर जानकारी लेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। 0120612793 पर कॉल करिए या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। पत्नी की हिंसा का शिकार पति क्या करें। तो परमानंद पांडे जी सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहला और अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कैसे घरेलू हिंसा कानून का दुरुपयोग आज समाज में हो रहा है। देखिए नेहा जी, कि कानून के दुरुपयोग की जहाँ तक बात है, तो जब ये कानून नहीं बना था तो भी आप देखिए महिलाओं पर कितने अत्याचार होते थे, उनके साथ कितना दुर्व्यवहार किया जाता था, इसकी भी कल्पना नहीं की जा सकती जी। ये आपको मैं बताऊं कि मैं तो गांव से आता हूं, यहाँ तक कि मेरी माँ को भी इस ढंग का सहना पड़ा। और मेरी माँ को इसलिए नहीं, और कारणों से नहीं, इस कारणों से कि उसके 2 लड़कियां ही पैदा हुई शुरू में। तो मेरी दादी ने उससे कहा कि तुम तो केवल लड़कियां ही पैदा कर सकती हो। अब आप बताइए कि एक महिला के ऊपर क्या बीतती होगी जब ये कहा जाए कि तुम केवल लड़कियां ही पैदा कर सकती हो और कुछ नहीं। और लड़कियों को उस समय भी मान के चला जाता था कि ये चाइल्ड प्रोड्यूसिंग मशीन की तरह से हैं और इनसे कोई काम नहीं किया जा सकता है, इनसे कुछ भी नहीं कहा, इनको डांटो, इनको फटकारो। इनकी स्थिति ये है कि जैसे चाहो इनको रखो, ये एक गाय की तरफ है, जिस खूंटे में चाहो बांधो, जब चाहो मारो पीटो, ये स्थिति बन गई थी। तो ये तो 2005 का जो कानून आया है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये एक तरह की बहुत बड़ी रिलीफ थी कि महिलाओं के लिए जिस ढंग से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था उसको रोकने के लिए। अब ये बात अलग है, जैसे आपने कहा कि ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है, जेंडर न्यूट्रिक नहीं है, क्योंकि इसमें न्यूट्रलिटी नहीं दिखाई देती है। एक खास तौर पर महिलाओं के लिए ही, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। लेकिन ये स्थिति रही है कि इस पितृसत्तात्मक परिवार समाज में ज्यादातर अत्याचार महिलाओं के लिए किए जाते रहे हैं। इस नाते इस कानून को ले आना पड़ा। इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, ये एक अलग बात है, और इस दुरुपयोग को रोकने के लिए ही सरकार को कोई न कोई कदम उठाना पड़ेगा, समाज के लोगों को आगे आना पड़ेगा। अब इस समय ज्यादातर जो चर्चा का है, आपने अपनी शुरुआती बात में कहा कि जो अतुल सुभाष नाम के लड़के, जो 34 साल का है, बंगलोर में IT टेक था, इंजीनियर था, उसकी पत्नी ने उसको इतना प्रताड़ित किया जैसा कि वो कह रहा है। अब सच्चाई कितनी किस बात तक है, क्योंकि वो डिप्रेशन में आ गया था और डिप्रेशन में आने के कारण उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कोई यूं ही नहीं करता, आत्महत्या के पीछे कोई न कोई कारण होता है ठोस। तो उसके नाते ये बात अब काफी हद तक चली पड़ गई है कि नहीं, वो उसकी पत्नी ने उसको ये कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया कि वो आत्महत्या कर गया। उसकी मैंने 1 घंटे की वीडियो भी देखी, 1 घंटे से ज्यादा की वीडियो है। उसमें एक तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, कुछ तो एकदम सही आरोप है, कुछ आरोप तो यूं देखिए सरकारी जो कचहरी है, कचहरी के बारे में जो उसने बताया है
जो न्यायालयों के बारे में स्थिति है, मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूँ, हमारे यहाँ की स्थिति ये है कि दिल्ली में तो ये नहीं है क्योंकि दिल्ली में जज ही तारीख देता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के न्यायालयों में जो वहाँ का कोर्ट मास्टर होता है वही तारीख देता है, और वो तारीख देने के 50 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक की लेता है। कब बड़ी तारीख लेनी है, दूर की लेनी है, कम की लेनी है, ये इस ढंग के। तो उसने जो आरोप ये लगाया है कि मैं हर तारीख पर जौनपुर में जाता था और क्लर्क को मैं 50 रुपए देता या 100 रुपए देता था, और क्लर्क मुझसे बार्गेनिंग करता था कि इतनी लंबी तारीख चाहिए तुमको तो इतना देना पड़ेगा, इतनी लंबी तारीख चाहिए तो इतना देना पड़ेगा। ये बात में कतई कोई विवाद नहीं है, ये एक निर्विवाद सत्य है, और पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार और तमाम राज्यों में ये स्थिति देखने को पड़ती है कि जज के सामने ही क्लर्क घूस लेता है। और उसने ये कहा, एक बहुत गंभीर बात उस लड़के ने कही है, जो कि उसके वीडियो में और उसके पत्र में भी जारी रहता है, जो 23 पेज का पत्र है, उसमें यह साफ साफ बात कहा है कि जज साहिबा ने भी उससे कहा कि आप तुम हमको 5 लाख रुपया दो, तब हम तुम्हारे केस का फैसला तुम्हारे पक्ष में कर देते हैं। मैं, ये अपुष्ट समाचार है, हमको इसके बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन यह बात आप देख लीजिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी चले जाइए, पता चलता है कि तमाम फैसले आजकल सेटिंग पर किए जाते हैं। सेटिंग के माध्यम से जज लोगों को पैसा दिया जाता है, वो घूसखोरी में लिप्त पाए जाते हैं, और तमाम ऐसे जजेस के बारे में मामले आए हैं। तो इस हद तक तो सच्चाई उसके बयान में है कि न्यायालयों में भ्रष्टाचार बहुत है और आकंठ डूबे हुए हैं न्यायालय भ्रष्टाचार से, ये तो सत्य है। उसकी पत्नी ने उसको कितना पीड़ित किया, वो उसके बच्चे को उससे मिलने नहीं देती थी, कहती थी आने नहीं दूंगी मैं तुमसे, मिलने नहीं दूंगी, उस बच्चे को अपनी तारीख पर वो ले नहीं आती थी। ये एक अलग बात है, इसमें इसकी जांच की जानी चाहिए कि कहां। अब आपका एक दूसरा जो सवाल है कि ये इसका जेंडर न्यूट्रल कैसे बनाया जाए, क्योंकि यह अभी तक का जो 2005 का कानून है ये केवल महिलाओं के हितार्थ है, महिलाएं ही पीड़ित होती रही, इस नाते महिलाएं ही इसके लिए इसका उपयोग डोमेस्टिक वायलेंस का कर सकें। अब पुरुष भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते रहे हैं। आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है जिसमें उन्होंने कहा है कि 2% केसों में कन्विक्शन होता है, माने उनको सजा होती है, 98% केस जो है छूट जाते हैं। तो जाहिर है कि 98% फेक होंगे, झूठे केस लगाए जाते होंगे, और वो पुलिस की मिलीभगत से होते रहे होंगे, इसमें गलत तरीके से फंसाया जाता होगा। इस नाते इसमें सच्चाई है कि बहुत सारे केस जो है एक हथियार की तरह से यूज बंद किए जाते हैं, पुरुष को समझिए हरास करने के लिए, उसको प्रताड़ित करने के लिए, इस बात में भेदभाव है। इसी नाते इसके बारे में सोचना होगा कि इसको किस तरह से जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए, जिससे ये हो सके कि स्त्री और पुरुष दोनों को भी इस कानून का फायदा मिल सके। ठीक है सर, ये बताइए कि पति अगर पत्नी के उत्पीड़न से उसका शिकार है तो वो क्या करे? सबसे पहले प्राथमिकता उसकी क्या होनी चाहिए, क्या करना चाहिए उसको सबसे पहले? सबसे पहले तो देखिए नेहा जी, उसमें ये करना है कि अगर कोई पति जो है उत्पीड़न का शिकार होता है तो उसको अपना रिकॉर्ड देखे कि कैसे हमारे साथ कब कब किस ढंग से किया गया है, और उसका एक रिकॉर्ड इकट्ठा करे और फिर वो कंप्लेंट करे पुलिस में, और कोर्ट में भी केस इस चीज को लगाए कि देखिए मेरे खिलाफ, पुलिस में भी FIR वो दर्ज कराए, और दर्ज कराने के बाद बताया कि देखिए इस कानून का दुरुपयोग करते हुए इस महिला ने मेरे खिलाफ ये चार्जेस लगाए हैं और इसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, उसको FIR दर्ज कराना चाहिए। FIR दर्ज कराने के बाद भी अगर पुलिस नहीं कोई एक्शन लेती है तो सीधे वो कोर्ट में जाए और कोर्ट में इस चीज को बताए कि हमारे साथ ये इस ढंग से इस तारीख को ऐसा ऐसा दुर्व्यवहार किया गया है, जिसके कारण हमारा जीना दुर्भर हो गया है। और आप देखें 498A का केस जो है दावरी के केसेस में तो आजकल ये स्थिति आ गई है कि लड़की जब चाहती है कहती है कि मैं तुमको फंसा दूंगी, और उसके फंसाने के जेठानी से लेकर देवरानी से लेकर के उसकी ननद से लेकर के उसके सास और ससुर सब लोग उसके पास जाते हैं, और ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो उनका जीना दुर्भर हो जाता है। तो ऐसी इस हालत में वो व्यक्ति को अगर ऐसा काम हो रहा है तो वो कोर्ट में जाए, पुलिस में उस चीज को काउंटर FIR दर्ज कराए, और काउंटर FIR दर्ज करने के बाद उसको निश्चित तौर पर उसमें एक राहत मिलेगी। जी सर, ये बताइए कि घरेलू हिंसा कानून में कुछ खामियां कमियां आपको दिखाई देती है, अगर हाँ तो क्या है वो?
देखिए, घरेलू हिंसा कानून, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि घरेलू हिंसा कानून बहुत जरूरी कानून था। एक रिवोल्यूशनरी एक्ट है ये 2005 का। ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है एक तरह का ये है रिवोल्यूशनरी एक्ट। वरना पहले में लड़कियों के साथ कितना दुर्व्यवहार किया जाता था, वो बेचारी चुपचाप सह लेती थी और वो कहीं उनके सामने नहीं जाते। लेकिन कई बार जब ये होता है कि उनको मिला है इस ढंग का कानूनी संरक्षण मिला है, तो उसमें एक नैतिकता उनको बरतनी चाहिए कि हम इस कानून का तभी उपयोग करेंगे जब हमको निश्चित तौर पर ये प्रताड़ित किया जा रहा हो। लेकिन अब बाद में ऐसी स्थिति आई कि वो बदले की भावना से इसका उपयोग करने लगी। जब बदले की भावना से इसका उपयोग करने लगी तभी इसका दुरुपयोग होने लगा। और वो दुरुपयोग में अब ये खामी तो ही है कि आप किसी कानून का आप उपयोग करें और किसी को बदला लेने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए, किसी को टार्चर करने के लिए, किसी से पैसा ऐंठने के लिए अगर ये ढंग का आप करते हैं, किसी कोई करता है, तो निश्चित तौर पर ये उसकी खामी है और इस खामी को दूर किया जाना चाहिए। इन खामियों को दूर करने के लिए सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा, पार्लियामेंट को भी ध्यान देना पड़ेगा और न्यायालयों को ध्यान देना पड़ेगा। सबसे जरूरी बात है कि समाज के लोगों को जागरूक बनना पड़ेगा और इस कानून में जो कमी दिखाई देती है, जहां भी दिखाई देती है, उस चीज को ले आना पड़ेगा, सामने ले आना पड़ेगा कि किस ढंग से इसका दुरुपयोग करके एक हथियार के रूप में किसी व्यक्ति को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि यह कानून केवल महिलाओं के लिए हितार्थ है, महिलाओं की रक्षा के लिए है। इस नाते इसको लिंग भेद से ऊपर रख करके कि पुरुष और महिला दोनों भी अगर पीड़ित होते हैं तो इस ढंग का कानून बनाया जाना चाहिए जिससे दोनों अपने हित की रक्षा कर सकें और दोनों को भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ठीक है सर, ये बताइए कि दहेज कानून का उपयोग कभी कभी वैवाहिक विवादों में व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए किया जाता है, जिससे निर्दोष पति और जो है वो कहीं ना कहीं फंसते चले जाते हैं। ऐसे में वो क्या किया जाए, क्या करें उस कंडीशन में? देखिए, 498A दहेज कानून जो इसको कहते हैं, ये 1983 में जोड़ा गया था आईपीसी में। तो ये निश्चित तौर पर आप देखिए कि आजकल तक मैंने शुरू में ही इस चीज को कहा है कि दहेज कानून का आड़ लेकर दहेज कानून के नाम पर लड़की कई बार धमकी देती है ससुराल के लोगों को कि देखो अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं कहूंगी कि मुझे दहेज कानून के तहत दहेज मांग करके मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरा जीना दोभर कर दिया जा रहा है, इस नाते मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। और जब वो सुरक्षा प्रदान करती है तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाता है। अगर वो रिपोर्ट दर्ज करा देती है तो ये एक ऐसा केस है जो तुरंत कॉग्निजेंस उसका सरकार को लेनी पड़ती है, प्रशासन को लेना पड़ता है और उसके खिलाफ FIR दर्ज होकर के उसको अरेस्ट किया जाता है। फिर ये स्थिति देखना पड़ता है कि उसमें कौन कौन से लोग उसमें जिससे पूरे परिवार को लड़की धमकी देती है। और आए दिन ऐसा केस देखते हैं, मैं भी इस चीज को देखता हूँ कि लड़की कहती है कि मैं पूरे परिवार के लोगों को तबाह कर दूंगी। और यहाँ भी देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें इस लड़की ने जो ये अतुल ने आरोप लगाया है उसमें यही तो कहा है कि मुझसे पहले 1 करोड़ की बात की गई, फिर 3.5 करोड़ पर टिका गया। कहना था 13 लाख रुपए मैंने दिया, 20,000 में हर महीने मेंटेनेंस देता था। तो कहने लगा कि मैं आत्महत्या करने के लिए इसलिए मजबूर हो रहा हूँ कि मैं ही उसको पैसा दे रहा हूँ, मैं ही उसको मजबूत बना रहा हूँ और उसकी मजबूती जो है वो मुझे परेशान करने के लिए की जा रही है। तो इसलिए इस स्थिति में मेरे लिए कोई चारा नहीं बचता है बल्कि यही है कि मैं आत्महत्या कर लूं। ये स्थिति आ गई। तो ऐसा कई बार देखने को मिला है, एक नहीं कई घटनाओं में ये देखने को मिला है कि पुरुष जो है दहेज प्रताड़ना का शिकार होता है, न कि महिला दहेज प्रताड़ना का शिकार होती है। हालांकि पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, पहले महिलाएं ही दहेज प्रताड़ना का शिकार होती थी। अब वो दहेज प्रताड़ना को अपने हथियार के रूप में प्रयोग करती हैं और उससे पूरे परिवार के ससुराल पक्ष के लोगों को परेशान करती हैं। तो इसमें सुधार की जरूरत है, सुधार की गुंजाइश पूरी तरह से है। इसका फिर से आकलन किया जाना चाहिए, पूरी स्टडी की जानी चाहिए और ये देखना चाहना चाहिए कि कितने फेक केसेस होते हैं, कितने जेन्युइन केसेस होते हैं। ऐसे न हो कि जेन्युइन केसेस जो हो रहे हों उन पर भी कोई न कार्रवाई हो और फेक केसेस के ऊपर लेकर के कहा दिया जाए कि नहीं इसको बदल दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर महिलाओं को आज भी समाज में कई जगह प्रताड़ित किया जाता है
और दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। इस नाते ऐसे लोगों को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन जो लोग गलत ढंग से फंसा दिए जाते हैं उनको भी सुरक्षा मिलनी चाहिए कि उनके ऊपर गलत चार्जेस लगा करके उनको मुकदमे में न फंसाया जाए। ठीक है, क्या घरेलू हिंसा कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाने की जरूरत है? निश्चित तौर पर नेहा जी, जेंडर न्यूट्रल बनाने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक ये घरेलू हिंसा कानून जो है ये केवल महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। इसमें पुरुष की सुरक्षा के कहीं कोई बात नहीं की गई। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है, जैसा कि आपने अतुल के केस में देखा है, अतुल सुभाष के केस में, तो इसमें तो उसको ही परेशान किया गया। वो बंगलोर से जौनपुर आता था, हवाई जहाज से उसका वहां आना जाना होता था, 2 दिन के लिए वो आता था। वो कहता था कि मुझे थोड़ी लंबी तारीख दी जाए, तो वो और केस को अगर ट्रांसफर कर दिया जाए कहीं ऐसी जगह पर, तो भी उसकी बात नहीं सुनी गई, क्योंकि वो कहा गया था कि केस यहाँ हुआ, इस नाते इसको यहाँ पर किया जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में, न्यायालयों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि क्या इससे परेशानी हो रही है, दोनों पक्षों को इसमें कोई सुविधा है कि नहीं है, इस चीज का ध्यान में रखा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो वो उसने यही कहा है कि मैं जब भी आता था मुझसे कोर्ट क्लर्क पैसा मांगता था, कहता था तारीख लेने के लिए। कोर्ट क्लर्क ने तो एक बार उसमें ये कहा गया है, देख लीजिए, कि मुझे 3 लाख रुपया दे दो तो मैं तुम्हारा केस सेटल करवा दूंगा। फिर वो कह रहा है कि जज साहब के कमरे में गया, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, मैं तो नहीं, लेकिन जो उसने कहा है वो बात बता रहा हूँ। जज साहिबा ने अपने कमरे में बुलाया और उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपया दे दो तो मैं तुम्हारे पक्ष में फैसला सुना दूंगा। अगर ये स्थिति आती है कि क्लर्क भी पैसा मांगता है और जज भी पैसा मांगता है, तो निश्चित तौर पर इस चीज को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कानून में कहीं न कहीं कोताही है, और इस चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसमें पुरुष और महिला दोनों को पूर्ण रूप से लाभ मिले, ना कि एक दूसरे को इसको वीपन की तरह से, हथियार की तरह से कोई यूज करे। इसी नाते इसको जेंडर न्यूट्रल बनाने की जरूरत है। ठीक है सर, पत्नी द्वारा लगाए गए गलत आरोप के काउंटर पर बचाव पक्ष का वकील किस तरह का बचाव कर सकता है? देखिए, बचाव पक्ष का अगर पत्नी ने बहुत वकील लगाया है तो बचाव पक्ष का वकील तो यही करे कि देखिए उसको ये काउंटर FIR दर्ज कराए और कोर्ट में इस चीज को ले जाए कि देखिए मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं और झूठे आरोप का बहाना लेकर के मेरे पूरे परिवार को परेशान किया जा रहा है। इस नाते वो एक केस दायर करें, और डाइवोर्स का केस तो खैर मान लीजिए ऐसी स्थिति आ जाएगी तो डाइवोर्स का केस होगा ही, दायर ही होगा, और उसमें ये बताना पड़ेगा कि देखिए इनका ये ग्राउंड है डाइवोर्स का, कि इस ग्राउंड पर मुझे डाइवोर्स जल्दी से जल्दी दे दिया जाए, जिससे कि मेरा जीवन सुखमय रह सके और मैं बहुत परेशानी में पड़ गया हूँ और उससे बच सकूँ। ये चीज ध्यान में रखे जाने की जरूरत है, और इसी को काउंटर एफिडेविट, काउंटर एक केस और काउंटर FIR दर्ज कराना पड़ेगा वकील को, जो पुरुष का वकील है वो उसको, और यही उसको बचाव का कारण हो सकता है, और कोई दूसरा कारण मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि जिससे वो तुरंत जाए और कोई रिलीफ पा जाए। उसके लिए उसको काउंटर FIR दर्ज करानी पड़ेगी, उसको पुलिस में FIR दर्ज करानी पड़ेगी कि मेरी प्रताड़ना की जा रही है, मुझे हरेस किया जा रहा है, मुझे टार्चर किया जा रहा है, मेरा जीवन दूभर कर दिया गया है, इस नाते मुझे सुरक्षा दी। जी ठीक है सर, ये बताइए कि घरेलू हिंसा पर अदालत किस तरह के संरक्षण आदेश पारित कर सकती है? अदालत निश्चित तौर पर अगर मान लीजिए कोई महिला है और उसने घरेलू हिंसा के लिए केस दायर किया है, और कोर्ट में वो जाके कर सकती है कि अगर मान लीजिए वो घर में रह रही है तो वहाँ क्या करेगा, वहाँ उसके जेठ हैं, उसके देवर हैं, देवर नहीं है तो रिश्तेदार है, ननद है, जेठानी है, या माँ, सास है, ससुर है, वो उसका जीना दूभर कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो कोर्ट में जाकर के कहे कि देखिए मुझे पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाए, तो कोर्ट जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर को नियुक्त करता है, और प्रोटेक्शन ऑफिसर जाकर के उस चीज को देखता है कि क्या ये इसको सचमुच यहाँ रहने में दिक्कत हो रही है। तो अगर इस स्थिति में आ जाती है तो कोर्ट इस चीज को देखती है कि उस औरत को पूरी तरह से सुरक्षा दी जाए, और जो उसको प्रताड़ित करने वाले लोग हैं उनसे उसको दूर किया जाना चाहिए, दूर कर दिया जाता है।
तो ये कोर्ट का आदेश होता है कि उससे उनको दूर कर दिया जाता है और उनसे मिलने जुलने पर रोक लगा दी जाती है कि आप उसको मिलने, उसके रहने की अलग से व्यवस्था की जाती है कि आप इसके यहाँ पर रहेंगी। अगर उसके ससुराल में पूरा रहने की व्यवस्था है तो वह रह सकती है और उन लोगों से दूर रह करके रह सकती है, अन्यथा कोर्ट का काम है कि उसके लिए एक सुरक्षा प्रदान की जाए और जहां पर वो जाकर रह सके और रहने के बाद जो उनसे जो रिस्पोंडेंट पक्ष है, जो 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 उसको प्रताड़ना करते हैं, उन लोगों को उससे दूर रखा जाए, यही कोर्ट का ऑर्डर होता है। जी, घरेलू हिंसा केस में सुरक्षित निवास को लेकर पीड़ित व्यक्ति अदालत से किस तरह के आदेश पा सकता है सर? आदेश से ये पाने का तो यही तरीका है कि अगर मान लीजिए घरेलू हिंसा हो रही है तो आमतौर पर ये मान के चलते हैं कि घरेलू हिंसा के शिकार महिला ही होगी, और अगर पुरुष हो रहा है तो पुरुष की स्थिति में यह है कि वो जाएगा और वो बताएगा कि देखिए मुझे क्या। लेकिन महिला अगर जाती है वहां कोर्ट में और वो घरेलू हिंसा के शिकार है तो ये तो कानून ही उसी की सुरक्षा के लिए बना है कि ऐसे व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की जाए जिससे कि उनको घरेलू हिंसा का शिकार ना होना पड़े, और वो कोर्ट में इस चीज को पूरी तरह से ले आएंगे और बताएंगे कि किस ढंग से किस किस तारीख को मेरे साथ क्या क्या सलूक किया गया है और मुझे इस ढंग की सुरक्षा नहीं दी गई तो मेरा जीवन और दुभर हो जाएगा। ये तो मान लीजिए एक अतुल सुभाष का एक केस आ गया जिसको लेकर के इतना बवंडर मचा हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, और लोग जो उठा रहे हैं कि नहीं ये कानून बदल दिया जाना चाहिए। लेकिन मेरी जानकारी में मैं अखबारों में पढ़ता रहा हूँ कि ऐसे अनेक मामले आए हैं जिसमें महिलाओं ने अपनी आत्महत्या कर ली है और उनको ये खुदकशी करने के लिए वो मजबूर हो गई हैं और वो उन्होंने कर लिया है। तो इस नाते ये कानून अपने आप में बुरा नहीं है, कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाने की जरूरत है, बाकी और कानून में कोई कमी आई नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका परमानंद पांडे जी, आपने बहुत ही विस्तार से इस कानून के बारे में हमें बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।